प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो चर के बारे में बात करते हैं। चर राशि के बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। चर राशि क्या होता है, रफ कार्य करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। एक्स वाई जेड जिसका मान हमेशा बदलता रहता है ना, ये सब क्या है, चर राशि कहलाती है। अर्थात एक्स वाई जेड कोई भी चर राशि ले सकते हैं, इसमें से इसका मान हमेशा बदलता रहता है। चाहे एक्स का मान 1 हो, 2 हो, 3 हो सकता है, रूट में हो सकता है, बटा में हो सकता है, ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे मान क्या कहलाएंगे, दो यानी चर राशि कहलाएंगे। लेकिन हमें कितना करना है, दो चरों का रैखिक समीकरण। तो इसमें से आपको दो चर का प्रयोग करना है। वैसे तो अधिकांशतः हम एक्स वाई के रूप में हम चर राशि का प्रयोग करते हैं। तो एक्स और वाई का हम क्या करेंगे, दोनों का एक साथ प्रयोग हम करेंगे, है ना। एक्स और वाई तो दो चर राशि हमें मिल जाएगी। तो इसका प्रयोग हमें कहाँ करना है, लिखा है रैखिक समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रैखिक क्या है और समीकरण क्या है। तो ठीक है, रैखिक बहुपद के बारे में हम पढ़े थे। क्या बताया गया था, यदि 2x + 4 ये क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण। कैसे कहलाता है, क्योंकि चर की घात यदि 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। लेकिन समीकरण कब होता है, जब उसमें तुलनात्मक अध्ययन होता है, यानी कि इसके दाएं पक्ष में, यानी बराबर के बाद दाएं पक्ष में कुछ न कुछ मान हो, चाहे तो 0 भी हो सकता है, यानी कि तराजू के दो पल्ले के समान होता है। तो 2x + 4 = 0। तो एक रैखिक समीकरण है, ठीक है ना। लेकिन ये एक चर का रैखिक समीकरण कहलाएगा, एक चर का। लेकिन हमें पढ़ना है दो चरों का रैखिक समीकरण। तो इसके लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x + y = 5। तो यहाँ पर x और y क्या है, दो अलग अलग चर है। तो इसी को हम कहेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण। ऐसा भी हो सकता है, x y कोई भी नंबर हो सकता है ऐसे, है ना। तो ये भी क्या कहलाएगा, दो चरों का रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम देखते हैं आगे। कुछ उदाहरण दिया गया पेज नंबर 32 पर, इसको है ना सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं, तभी आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आएंगे। पेज नंबर 32 पर दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। लिखा है, करके देखिएगा, किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है। दो संख्या क्या मानेंगे, हमको पता नहीं वो संख्या क्या है, इसलिए अज्ञात राशि के रूप में हम चर राशि का प्रयोग करेंगे। तो मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या y है। दोनों का योग किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो इस तरह से समीकरण बनेगा। तो यही समीकरण क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण, या अर्थात दो चरों का रैखिक समीकरण। इसी प्रकार शशांक और उसके पिता यानी दो व्यक्ति है। यदि हम शशांक को x माने और उसके पिता को y माने, अब कहता है कि दोनों के आयु का अंतर मतलब ऋणात्मक अंतर को, कितने का अंतर है, 30 का, तो बराबर 30 लिखेंगे। तो ये भी एक क्या होगा, दो चरों का रैखिक समीकरण कहलाएगा। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर के लिए, ध्यान रखेंगे। एक थैले में 1 रुपये और 5 रुपये के 100 सिक्के हैं। ठीक है, सिक्का से आप परिचित हैं। 1 रुपये वाले सिक्के को यदि हम x मान लें, है ना, यहाँ रफ कार्य कर रहा हूँ 1 रुपये वाले को, ठीक है। और यदि 5 रुपये वाले सिक्के को हम क्या मान लें, y, तो दोनों का सिक्के कितने हो रहे हैं, 100 सिक्के हैं बता रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे, 1x + 5y = 100। 1x को हम केवल x भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये समीकरण बनेगा। तो ये भी दो चरों का रैखिक समीकरण होगा। इसी प्रकार दुकान में 3 पेन 4 कापी, पेन को x मान लो, पेन को क्या माने x, और कॉपी को क्या मान लें, y। तो यहाँ पर आप देखेंगे x क्या है, पेन है, तो कितने पेन है, 3x है, तो 3x होगा। और कॉपी कितनी है, 4 कापी है, 4, और y क्या है, कॉपी को बताता है, तो दोनों का मूल्य कितना है, 105। इस तरह से ये भी एक समीकरण बनेगा। अंत में देखते हैं कि कुछ मुर्गे और कुछ गाय, है ना, यहाँ पे शब्द थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, गाय है ये, है ना। किसी स्थान पर कुछ मुर्गे और कुछ गाय हैं और उनके पैरों की संख्या क्या है, 60 है। तो दो कैरेक्टर मिलेगा, मुर्गी और गाय। यदि मुर्गी को हम क्या मान लें, x मान लें, और गाय को क्या मान लें, y। अब बताइए, कुछ मुर्गी कुछ गाय, लेकिन पैरों की संख्या कितनी है, 60। अब आप परिचित है, मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और गाय के कितने पैर होते हैं, 4। तो क्या बनेगा समीकरण, 2x + गाय के पैर होते हैं 4, y = कितने हैं टोटल, 60। तो ये भी एक समीकरण तैयार होगा, जो 5वें का उत्तर होगा। तो इस तरह से हम मतलब कथन से एक प्रकार से समीकरण बनाना सीखे गए। तो आगे हम देखते हैं, चलिए हम। तो प्रश्न समझ में आ रहा होगा, मेरे अंक तुम्हारे तो या तुमसे तो अधिक है, ठीक है ना। यानी कि सलमा कह रही है कि जो मेरे जो नंबर है ना,
यानी रीमा से कि रीमा से 2 अधिक है, तो किसके अधिक है? सलमा के 2 नंबर ज़्यादा है। तो किसे मानना पड़ेगा? तुम्हारे अंक यानी रीमा के अंक। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना कि रीमा के अंक x है। अब प्रश्नानुसार हम करेंगे काम। प्रश्नानुसार लिखा है मेरे अंक, है ना, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सीधा सीधा, सलमा के अंक प्रश्नानुसार ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। किससे? रीमा के अंक से। रीमा का अंक क्या है? x है, और इससे कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो ये किसके अंक है? सलमा के अंक है। अब कहता है कि दोनों के अंकों का योग 14 है, तो ये रीमा के अंक है और ये सलमा के अंक है, दोनों को हम जोड़ेंगे। इसलिए प्रश्नानुसार x क्या हुआ? रीमा के अंक, और सलमा के अंक क्या है? x + 2। और तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों का योग कितना है? 14 के बराबर है। अब इन दोनों को जोड़ सकते हैं, तो क्या होगा? 2x - 2 = 14। यानी हम 2x 2 का पक्षांतर कर देंगे तो 14 ऋण 2 के रूप में चला जाएगा, तो 2x बराबर क्या होगा? यहाँ पर बचेगा 12। अर्थात हम क्या लिख पाएंगे, है ना, यहाँ पर मैं जगह है, 2x बराबर 12 है, तो x बराबर क्या होगा? x बराबर आएगा 12/2, यानी क्या आ जाएगा? 6। तो x का जो नंबर है किसका है? x का मान किसका है? रीमा। तो इसलिए x का मान आ गया, अतः रीमा के अंक, रीमा के अंक कितने हैं? 6, तथा सलमा के अंक, सलमा के अंक ज़्यादा होंगे, तो सलमा के अंक, सलमा के अंक की जगह क्या लिखा है? x + 2, 2 अधिक होगा, तो x का मान क्या है? 6 - 2 बराबर 6 और 2 8। ये आंसर होगा। किताब में इसका जो आंसर जो दिया हुआ है वो सही है, लेकिन आगे पीछे कर दिया गया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस प्रश्न को। दे रहा है 2 युगपद रैखिक समीकरण। युगपद रैखिक समीकरण का मतलब होता है इसमें 2 चरों का हम प्रयोग करेंगे, है ना, और 2 समीकरण होंगे, तो पहले वाले को पहला और दूसरे वाले को दूसरा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें किसका मान ज्ञात होगा। यहाँ पर a1, b1 और c1, इसी प्रकार a2, b2 और c2 क्या है? अचर पद है, और तीनों के मान आपको क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यही कहलाता है 2 युगपद रैखिक समीकरण। तो कैसे इसका मान ज्ञात करते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5x + 3y = -1, है ना, 2x - 4y = 6, ये एग्जाम्पल के तौर पे है। तो यहाँ पर x का गुणांक a1 होगा, b, है ना, y का गुणांक b1 और c1 अचर पद होगा। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 5 है, यानी a1 का मान क्या हो जाएगा भाई? 5। इसमें देखेंगे, है ना, b1 का मान क्या है? 3, और अचर पद क्या है? c1, तो c1 का मान होगा -1। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण का दूसरे से तुलना करेंगे इस समीकरण से, तो इसका गुणांक, x का गुणांक 2 है, यानी a2 का मान क्या होगा? 2, है ना, y का गुणांक क्या है? -4, तो है ना, b2 का मान क्या होगा? -4, और ये 6 है, ये किसका मान होगा? c2 का, तो c2 का मान होगा 6। इस तरह से a1, b1, c1, a2, b2, c2 का मान ज्ञात करेंगे, और इस समीकरण को हल करने की 2 विधियां यहाँ पर बताई गई है। पहला विधि हम पढ़ेंगे विलोपन विधि, और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। इस विधि का अध्ययन शायद प्रतिस्थापन विधि आप पढ़ चुके होंगे। तो आइए हम देखते हैं इस तरह के प्रश्नों का अध्ययन। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 14। निम्न चरों का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले विलोपन विधि का प्रयोग सीखना है। विलोपन विधि में क्या होता है कि हमें समीकरण पहला और दूसरा दिया गया है, इसमें चर राशि x और x है, इसको बराबर करना पड़ेगा, और y और y भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम पहले स्थिति में देखते हैं 2 है और इसके सामने कुछ नहीं, तो 1 है, तो बराबर नहीं है। ठीक है, यानी 2 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो बराबर कैसे होगा ये भी देखना पड़ेगा। तो किसी एक चर राशि को बराबर करना है। सरलतम उपाय होगा कि हम चर राशि x को बराबर कर लें। तो कैसे बराबर करेंगे? समीकरण जो पहला दिखाई दे रहा है, x में सामने क्या लिखा है? 1, यानी समीकरण पहला को हम किससे गुना करेंगे? 1 से। अब इसके विपरीत देखेंगे समीकरण दूसरा, समीकरण दूसरा के सामने क्या है? 2 है, तो समीकरण दूसरा को हम किससे गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। आ रहा समझ? तभी हम ये दोनों राशि क्या हो जाएगी? बराबर होगी।
तो चलिए हम देखते हैं, समीकरण पहला को 1 से गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा, और दूसरे को हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर पहले समीकरण को लिख सकते हैं, समीकरण पहला धन तथा लिखेंगे समीकरण दूसरा का गुना हम करेंगे 2 से। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो 2x ऋण 5y बराबर ऋण 8, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब दूसरे को हम क्या करेंगे 2 से गुना कर, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे तो 1 का गुना 2 से करेंगे तो 2x होगा। 4 का गुना भी आप 2 से करेंगे तो 4 गुना 2 8y होगा, और 7 का गुना भी 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। घटाने पर क्या होता है, नीचे का चिन्ह बदलता है, ये पता है आपको। ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस वाला प्लस होगा और माइनस वाला प्लस होगा। यहाँ पर विलोपन का मतलब होता है जिस चार राशि को इक्वल किए उसे हम विलोपित कर रहे हैं, यानी हटाना है। तो प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 8y और 5 माइनस, ऐसा लिखा है, रफ कार्य करके देखें, 8y में माइनस 5y घटा सकते हैं। 8 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3y बचेगा, क्योंकि धनात्मक ज़्यादा है। 8 में हम 5 घटा सकते हैं, बराबर। यहाँ पर क्या मतलब है, प्लस 14 है, 14 ऋण 8, यानी 14 में आप क्या करेंगे 8 को घटाएंगे। तो 14 में 8 भी आप आसानी से घटा सकते हैं, कितना बचेगा 6। इस तरह से y के बराबर क्या होगा 6/3, और इसको कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 दूनी 6, तो y का मान आ गया 2। इस तरह से हम y का मान 2 प्राप्त कर लिए। अब क्या करना है आपको, x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि 2 चर राशि है आपके पास, तो x का भी मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो समीकरण इसको मान लेते हैं, चलिए है ना तीसरा, इसका मान क्या करेंगे, पहले या दूसरा किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं ताकि आप y का मान ज्ञात कर सकें। तो y का मान x का मान, y का मान रखना पड़ेगा आपको। तो चलिए देखते हैं समीकरण दूसरा में, समीकरण दूसरा में रख रहे हैं। तो समीकरण दूसरा क्या है, x माइनस 4y है बराबर -7 है। तो x y की जगह रखेंगे 2, तो y यहाँ पर है, इसमें 2 रखना है, x माइनस 4 और y की जगह 2 रख देंगे इज इक्वल टू -7। तो x ये हो जाएगा, दोनों का गुना 8 होगा और -7। इस तरह से x बराबर -7 है, और इसको हम ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो +8 होगा। इस तरह से 8 में हम 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो x का मान आ गया 1 और y का मान क्या आ गया 2। यही आपका आंसर होगा। इस तरह से सवाल को विलोपन विधि से बना सकते हैं। यदि हम इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से बना के देखते हैं क्या यही उत्तर आता है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद प्रतिस्थापन विधि। चलिए हम पुनः देखते हैं इसी प्रश्न को, उदाहरण 14 को प्रतिस्थापन विधि से। परीक्षा में ऐसा पूछा नहीं जाता कि इस विधि से बनाइए, लेकिन आपको जो विधि सरल लगे उस विधि से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, इसका मतलब पहले समझ लें। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक समीकरण से किसी एक चर राशि का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रखना। जैसे मान लो जब मैं दूसरे समीकरण से x का मान निकालता हूँ तो इसका जो मान आएगा उसे हम कहाँ पुटअप करेंगे, समीकरण पहला में, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए समीकरण दूसरा से देखते हैं। तो समीकरण दूसरा यहाँ नीचे में आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, x माइनस 4y और -7। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के बराबर मान निकाल लेते हैं। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, -7 अपनी जगह है, तो ये -4y को भी पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, प्लस में चला जाएगा 4y। तो ये जो मान आया इसको मान लेते हैं तीसरा। अब x का मान ये आ गया -7 + 4y। अब इस मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण पहला में, क्योंकि दूसरा से निकाले हैं तो समीकरण पहला में रखेंगे। यदि पहला से निकालते तो दूसरे समीकरण में रखा जाता। तो चलिए देखते हैं, अब लिखेंगे समीकरण पहला में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो चलिए रख लेते हैं। x यहाँ पर है, एक बार लिख लीजिए प्रश्न को, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू -8। अब x की जगह मान रखेंगे 2 का 2, x का मान क्या है -7, कोष्टक के अंदर रहेगा +4y, फिर ऋण चिन्ह है 5y है बराबर -8। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुना करेंगे तो है ना, चिन्ह के साथ गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14, फिर प्लस 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 होगा, 2 का गुना 4 से करेंगे 8y होगा, ऋण 5y बराबर ऋण 8, ठीक है। अब इन दोनों में संक्रिया हो सकती है तो क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा कलर भी चेंज कर लें। 8y में 5y घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3y, और ये ऋण 14 का पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 8 तो है पहले से, और ये प्लस में चला जाएगा 14, ठीक है। आगे हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 14 में हम 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6। तो इस तरह से y के बराबर क्या आ गया 6/3। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से हमें
y का मान क्या मिल गया 2, क्योंकि हम विलोपन विधि में भी y का मान भी 2 आया था। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ समीकरण पहला में, है ना, y का मान रखने पर तो चलिए रख लेते हैं 2x प्लस, एक मिनट सॉरी गलती हो गई, इसमें माइनस है, -5y है इज इक्वल टू -8। अब y का मान 2 रखें, यहाँ y है वहाँ 2 रख देंगे, 2x ऋण, है ना, 5 × 2 इज इक्वल टू -8। तो ये है 2x, ये हो जाएगा गुना करेंगे 10 होगा इज इक्वल टू -8। अब क्या होगा, 10 का पक्षांतर करेंगे 2x बराबर -8 और प्लस 10 के रूप में चला जाएगा। तो इस तरह से 2x बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2। तो इस तरह से 2x बराबर होगा 2। तो x बराबर क्या होगा 2/2, यानी x का मान 1। तो x का मान 1 आया और y का मान क्या आया 2 आया। यही आपका आंसर है। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि में भी सवाल को हल कर सकते हैं। जो विधि सरल लगे उस विधि से आप अध्ययन कीजिए। आगे देखते हैं उदाहरण 2। लिखा है नीचे दिए गए त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करनी है। तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या दिया गया, देखो कोण ए का मान x है, कोण बी का मान x + 40 अंश और सी का मान है x + 20 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, दिया गया है कोण ए बराबर x अंश, कोण बी बराबर x + 40 अंश और सी बराबर है x + 20 अंश। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप कितनी होती है, 180 अंश होती है। इसलिए हम कोण ए धन कोण बी कोण धन सी बराबर 180 अंश यहाँ पर लिखेंगे। त्रिभुज के गुणधर्म से हम जानते हैं कि 180 अंश होता है। तीनों कोणों का मान हम लिखेंगे, ए का मान क्या है x है, बी का मान है x + 40 अंश है और सी का मान है x + 20 अंश बराबर 180 अंश। अब हम देखते हैं सभी की वैल्यू को हम किस तरह से आगे हल करते हैं। तो x और x तीनों को जोड़ सकते हैं तो क्या होगा 3x होगा। 40 और 20 को हम जोड़ सकते हैं, देख पा रहे हैं, तो होगा 60 बराबर 180 अंश। कलर थोड़ा चेंज कर लें। अब देखेंगे 3x है बराबर 60 का पक्षांतर करेंगे तो 180 में ये ऋणात्मक में चला जाएगा, 180 में 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 120। इस तरह से 3x बराबर 120 है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए 3 का पक्षांतर करेंगे तो 120/3, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 अंश। तो ये हुआ x का मान। हमें पूछा गया है त्रिभुज के तीनों कोण की माप ज्ञात करेंगे, तो हमें a का मान, b का मान और c का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं, कोण a बराबर क्या है x है और x का मान कितना आ चुका है 40 अंश। कोण b का मान क्या है x धन 40 अंश, x में 40 जोड़ेंगे तो x का मान आपके पास है 40 पहले से है और 40 दिया गया है ना, x की जगह 40 और 40 दिया गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो b का मान कितना होगा 40 40 80। अब अंत में कोण c का मान, कोण c बराबर है x धन 20, तो x में 20 जोड़ने के लिए x का मान रखेंगे, कोण c बराबर x का मान क्या है 40 है और 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60। इस तरह से हम बता सकते हैं ए बी सी के मान, a का मान 40, b का मान कितना है 80 और c का मान क्या है 60। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं।